नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगले श्रीमती अक्काताई नानानेजा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बदल गई है। इस पुस्तक में साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, तंत्रज्ञान आदि को भी शामिल किया गया है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी वितरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसके उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो आइए आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के व्यवहारिक हिंदी भाग में से पल्लवन पाठ क्रमांक 14 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पल्लवन। इसके लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी है। तो इसके बाद हम लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। वे सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबंध साहित्यकार के रूप में चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति वह निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर उनका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। उनके विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। उनकी भाषा अत्यंत संप्रेक्षणीय और प्रबोधपादक है। तो चलिए अब उनकी कृतियां देखेंगे। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम, ये उनकी क्या है, कृतियां है। तो अब उनकी एकांकी क्या है, यह अब हम देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन में किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना, यह क्या है, एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। तो अब हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अभी हम पाठ परिचय पढ़ा। अब हम एकांक के तरफ आगे बढ़ते हैं। समय प्रांत 11 बजे। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरों को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारे हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। समीप का अर्थ नजदीक। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना है। यहाँ पर छात्रों, आकलन का अर्थ है समझना। क्या आपने प्रश्न पत्र का
अवलोकन किया है? अवलोकन का अर्थ है दर्शन। तो रोशन, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? देखो छात्रों, एक क्लासरूम में 12वीं कक्षा का दृश्य दिखाया गया है, जहां सभी छात्र कक्षा में बैठे हुए हैं। अध्यापक का प्रवेश होता है। पहले अभिवादन होता है। अभिवादन के पश्चात अध्यापक है जो छात्रों को संबोधित करते हुए पूछते हैं, पाठ्यक्रम तो पूरा हो गया, 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट है। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं। कोई भी समस्या यानी कठिनाई हो तो अवगत कराए। यहाँ पर जो छात्र है एकांकी के पात्र है और अध्यापक भी एकांकी के पात्र है। छात्रों की तरफ से एक शंका जो है प्रस्तुत की जाती है वह पल्लवन की, जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आती है कि पल्लवन लेखन पर प्रकाश डालिए, क्योंकि उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। बेशक पल्लवन की तरफ है जो व्यवहारिक हिंदी का नाम लेकर ही अध्यापक भी उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हैं और पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तुत एकांक के पात्र अध्यापक रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा, लड़की और गीत। यहाँ पर अध्यापक एकांक के मुख्य पात्र में से एक है और यहाँ पर 8 छात्र दिखाए गए हैं, वह भी एकांकी के पात्र है। पूरी एकांकी पल्लवन पर विचार विमर्श करने पर आधारित है। पल्लवन क्या है? पल्लवन की परिभाषा क्या है? उसके नियम और प्रक्रिया क्या है? उसकी विशेषता क्या है? उसे कैसे लिखा जाता है? उसके उदाहरण ही प्रस्तुत की गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं पल्लवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो देखो छात्रों, प्रतीक अध्यापक से क्या बोलते हैं, तो देखिए, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। तो शीतल क्या पूछती है, देखिए, सर आपने बिल्कुल सही कहा। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखें, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शंका यानी भय। तो शीतल क्या बोलती है, देखिए, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव कर रही हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? व्याख्या यानी विवरण। तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता? तो देखिए, प्रतीक, रोशन एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? छात्रों, तात्पर्य का अर्थ है मतलब। तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? तो रोशन क्या कहता है, देखिए, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो गौरांश क्या कहते हैं, देखिए, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? तो अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, सहज यानी सरल, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। तो रोशन क्या कहता है, देखिए, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। देखो छात्रों, व्यवहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर छात्रा शीतल के मन में संशय है और वह अध्यापक के सामने यह प्रश्न प्रस्तुत किया है। क्या देखिए, पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या क्या होती है? यह प्रश्न पूछने के बाद अध्यापक ने पल्लवन का परिचय और उसका जवाब
इस प्रकार दिया है। अध्यापक ये बता रहे हैं कि हिंदी में पल्लवन शब्द कहते हैं और अंग्रेजी में एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। प्रतिशब्द यानी पर्याय। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। संक्षेपण का अर्थ है, देखिए, संक्षेपण करने की क्रिया। तो देखिए, जब किसी शब्द सुक्ति, सुक्ति का अर्थ है सुंदर वाक्य। उदाहरण, उदाहरण किसे कहते हैं, देखिए, किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ है कथन। गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांत द्वारा, उदाहरण द्वारा अथवा काल्पनिक उदाहरणों द्वारा, काल्पनिक का अर्थ है, देखिए, कल्पना से उत्पन्न 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। तो देखो छात्रों, भाव पल्लवन का अर्थ यह है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति हो, वाक्य, सुक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल होता है। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें किसी उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है। इस कला को भाव पल्लवन कहते हैं। अध्यापक पल्लवन का मतलब बताने के बाद रिधिम एक प्रश्न पूछता है, तो क्या सर पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? तो अध्यापक, नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसके और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश, मैं कुछ समझा नहीं सर। तो अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म, सूक्ष्मार्थ होता है बहुत छोटा, संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो रोशन क्या कहता है, देखिए, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? तो अध्यापक, नहीं नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो रिधिम क्या कहता है, देखिए, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? तो रिधिम प्रश्न पूछने के बाद अध्यापक क्या जवाब देते, देखिए, विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। इसलिए पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अध्यापक बताते हैं, तब रिधिम और एक प्रश्न पूछता है, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? तो अध्यापक, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। जब रिधिम प्रश्न पूछता है तब अध्यापक क्या जवाब देते, देखिए, भाषा का विस्तार करना भी एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ है छात्रों अलग करना, संश्लेषण, संश्लेषण यानी मिलाना, तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता यानी तर्क करने की योग्यता, इसके साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इसमें भी क्या होता है, आख्याता, प्रत्येक अंश को, आख्याता का अर्थ है उपदेशक, विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना ही होता है। भाव विस्तार को भी क्या कहते हैं, पल्लवन कहा जाता है। तो तन्वी क्या कहती है, देखिए, सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? चिंतन का अर्थ है मनन करने वाला। तो अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने भी महान चिंतक हो, चिंतक यानी मनन करने वाला, साहित्यिक हो, विचारक हो, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों को, अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें क्या होता है, सूत्रात्मकता आ जाती है और सरसरी दृष्टि से पढ़ने का उसका सामान्य अर्थ भी समझ में आता है, किंतु उसके जो सम्यक अर्थबोध होता है, सम्यक यानी उचित अर्थ विस्तार को समझने के लिए उसकी
गहराई में उतरना पड़ता है और गंभीर भाव वाले वाक्यखंड हो, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। मर्मस्पर्शी का अर्थ है हृदय को छूने वाला। अर्थात क्या देखिए छात्रों, छोटे छोटे वाक्य या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना अथवा फैला देना, विस्तृत कर देना ही क्या है, पल्लवन है। तो इस परिचित में क्या बताइए देखिए, पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तगत कौशल्य की आवश्यकता भी होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। प्रथम दृष्टि में किसी सुक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे से उस सुक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगता है। तो रोशन क्या कहता है देखिए, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं है, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। संदर्भ यानी विषय में। तो अध्यापक क्या कहते हैं देखिए, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है। जिज्ञासा का अर्थ उत्सुकता, सराहनीय ने प्रशंसा करने वाला, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। तो रोशन जी सर, हमें इस विषय को भी जानकारी दीजिए। तो अध्यापक वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। मौलिक विचार यानी मूल संबंधी। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता। आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर यह बता रहे हैं कि पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट कहते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारों को आदि के मौलिक विचारों को समझ में अक्षम रहती है। तो ऐसे समय में पल्लवन हमारी सहायता करता है और पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तन्वी एक प्रश्न पूछती है, सर पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकती है? तो अध्यापक क्या कहते देखिए, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, उत्कृष्ट का अर्थ है उत्तम, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन हो, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसाय में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। उपयुक्त अर्थ उचित है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे देखिए, शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता रहता है। छात्रों, शुरुआत में हमने पल्लवन इस एकांकी का पाठ परिचय देखा। उसके बाद पल्लवन किसे कहते हैं और इसकी जानकारी यह भी हमने देखा। तो देखो छात्रों, हमने अब तक जितने परिच्छेद पढ़े हैं उस पर हम स्वाध्याय देख लेते हैं। छात्रों, पल्लवन इस एकांकी में स्वाध्याय में आपको पाठ पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। वह है पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इसका जवाब देखिए। एक, पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सुक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावतों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाइए। दूसरा देखिए, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। तीसरा देखिए, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए ताकि कोई भाव अथवा विचार छूटना न पाए। चौथा देखिए, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां जहां ऊपर से
कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिया जा सकता है। पांचवा देखिए, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। छठा, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सातवां देखिए, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचारों की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करना चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। आठवां देखिए, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। नौवां देखिए, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं, अतः इसमें बातों का विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। 10वां देखिए, अंतिम का, पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होना चाहिए। छात्रों, अब तक हमने पल्लवन इस एकांकी में पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट किया। अब हम पल्लवन इस एकांकी के भाग 2 में पल्लवन की कुछ विशेषताएं और उसके उदाहरण के तौर पर हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।